हाय स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट किया था। अभी इस लेसन का सेट जो लेसन है उसका आज हम लास्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे 1.4। तो बच्चों 1.4 स्टार्ट करने से पहले कुछ कंसेप्ट जो 1.4 में यूज होने वाले हैं हम पहले वो कंसेप्ट सीख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग सेट्स पर डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस देखने वाले हैं। ऑपरेशंस ऑन सेट। अब ऑपरेशन ऑन सेट मतलब सेट किस वे से ऑपरेट होता है, यानी जैसे अब दो सेट दिए गए हैं तो आपने इसके पहले क्या सीखा कि सेट को लिखने का मेथड्स क्या है वगैरह। तो दो सेट को ऐड करना, दो सेट में से कॉमन लेना, ये सब को आप क्या बोलते हो? ऑपरेशंस ऑन सेट। तो सबसे पहला जो ऑपरेशन है वो है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शंस और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो बच्चों इंटरसेक्शन वर्ड का मतलब क्या होता है? जब दो चीजों में कोई चीज कॉमन रहती है तो हम बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होगा? सपोज हमारे पास दो सेट है ए और बी। सपोज ए एंड बी आर टू सेट। ए एंड बी आर टू सेट्स। ए और बी क्या है? दो सेट हैं। देन कॉमन एलिमेंट्स हम लिख देते हैं ऑल कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। ऑल कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी इज कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। मतलब ए और बी अगर दो एलिमेंट हैं तो ए और बी में जितने भी एलिमेंट्स कॉमन होंगे ना, वो कॉमन एलिमेंट से जो सेट बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इट इज डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी। हम इसको कैसे डिनोट करेंगे? ए इंटरसेक्शन बी से। मतलब जो यू है ना, ये यू को हम क्या करेंगे? उल्टा लिख दें तो इसे क्या पढ़ा जाएगा? A intersection B. Okay, and read as A intersection B. Read as a intersection B. ऐसा हम इसको पढ़ेंगे। अब इस बात को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो पहला ऑपरेशन क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट में क्या आता है? अगर आपको दो सेट दिए होंगे तो जो दोनों सेट हैं उनमें जो कॉमन एलिमेंट्स होगा वो कॉमन एलिमेंट से जो सेट बनेगा उसको आप बोलोगे ए इंटरसेक्शन बी। और इसको आप कैसे डिनोट करते हो? यू उल्टा यू करके। ठीक है, अब एक एग्जांपल देख लो। सपोज आई हैव अ सेट ए और ए के एलिमेंट्स हैं 1, 3, 5 एंड 7। देन आई हैव अ सेट बी एंड द एलिमेंट्स ऑफ बी आर 2, 3, 6 and 8. Right? Now, which are the elements which are common in A and B? This 3. It is a common. Any other element is common? No. So, what will write? A intersection B. See, what I read it? Intersection. So, this is the symbol for the intersection. A intersection B. You have to write only the common element. Which is the common element? 3. So, A intersection B is 3. Right? And how will you show it? By Venn diagram. Suppose this is a set A. This is the set B. Elements of set A are 1, 3, 5, 7. तो now this reason, ये जो रीजन आप देख रहे हो ना, ये रीजन दोनों सेट के लिए क्या रीजन है? कॉमन रीजन है। राइट? तो इसमें क्या आ जाएगा? एलिमेंट आ जाएगा 3 और ये जो सेट ए है इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं तो इसके एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे? 1,
5 7 और जो बी के एलिमेंट्स हैं 2 6 8। समझे बच्चों? तो यहां पर ए इंटरसेक्शन बी क्या है? ये कॉमन एलिमेंट 3 है, राइट? तो ये किसके बारे में हो गया? इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, एंड दिस इज द वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट द इंटरसेक्शन। ये जो रीजन है, ये रीजन क्या रिप्रेजेंट करता है? ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन आपको समझ में आ गया होगा। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों? जब आपको दो सेट दिया हो, दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे उसको हम क्या कहेंगे? इंटरसेक्शन ऑफ द सेट। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। एक्सरसाइज से पहले ये सब चीजें जब आप अच्छी तरह समझ जाओगे तो एक्सरसाइज आपके लिए एकदम इजी हो जाएगा। समझो मेरे पास एक सेट है ए, और बच्चों ए के एलिमेंट्स हैं 1 3 9 11 और 13। एक दूसरा सेट है मेरे पास बी, और बच्चों बी के एलिमेंट्स हैं 1 9 और 11। ठीक है, अब ये दोनों में कॉमन क्या है? 1 9 और 11 क्या है? कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी अगर मैं आपसे पूछूं तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा? 1 आएगा, 9 आएगा और क्या आएगा? 11 आएगा। तो 1 9 11 ये किस में आ गया? इंटरसेक्शन। अभी ए इंटरसेक्शन बी, तो बच्चों ये 1 9 11 तो बी सेट है ना, तो मैं लिख सकता हूं ए इंटरसेक्शन बी इज अ सेट बी। अब और एक बात ध्यान दो, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, मतलब बी के सारे एलिमेंट क्या है? ए में है। तो याद है हमने सबसेट सीखा हुआ था, राइट? तो हियर बी इज सबसेट ऑफ ए, मतलब हम ऐसा कह सकते हैं इफ बी इज सबसेट ऑफ ए, if B is a subset of B is a subset of A, then A intersection B is equal to B. A intersection B is equal to B. तो ये आपको ब्लैंक के फॉर्म में आ सकता है। B is a subset of A, क्लियर सी बात है ना? अगर B A का सबसेट है तो B के सारे एलिमेंट क्या होंगे? A में होंगे, मतलब A और B में कॉमन क्या होगा? बी के एलिमेंट करके क्या आ गया? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी। देखो बी ए का सबसेट है, बी के सारे एलिमेंट्स ए में हैं, तो ए और बी में कॉमन क्या है? ये बी सेट। तो ये कब होगा? जब बी क्या होगा? ए का सबसेट होगा, तो ऐसा होगा। ठीक है, अब इसको अगर हमको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना हो, राइट, तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे? सबसे पहले सबसेट है ना, तो फिर इसके अंदर ही आ जाएगा। तो ये B हो गया, और B में क्या है? 1 9 और 11, और जो बचे हुए आएंगे कौन कौन बच गया? 3 और 13, तो वो यहां पर आ गया। तो ये क्या हुआ? A हुआ। समझे? वापस समझे इस बात को। अब इसमें क्या है? दो सेट दिए हैं A और B। B के सारे एलिमेंट किस में मौजूद है? A में। अगर कोई सेट के सारे एलिमेंट किसी दूसरे सेट में मौजूद हो तो वो सेट पहले वाले सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। तो बच्चों बी जो है ये ए का क्या है? सबसेट है। बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो फिर ए इंटरसेक्शन बी करने पर कौन से एलिमेंट मिलते हैं? 1 9 11, और ये कौन सा सेट है? बी। तो ये फॉर्मूले के फॉर्म में याद रखना, इफ बी इज अ सबसेट ऑफ ए देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी, एंड इफ बी intersection A, B intersection A is equal to B, B intersection A is equal to B। इसका मतलब क्या है? B is a, then if यहां लिख देता हूं, then B is a subset of A। तो यहां पे इंटरसेक्शन में B सेट है ना, मतलब ये कॉमन है दोनों में, तो B intersection A is equal to B, then B is a subset of A। अगर ये ट्रू है तो ये भी क्या है? ट्रू है। तो बच्चों ये बात आप समझ गए। तो ये किसके बारे में हो गया?
इंटरसेक्शन के बारे में। और कुछ बातें इंटरसेक्शन के बारे में आप याद रख सकते हो। ए इंटरसेक्शन बी करोगे वो किसके बराबर होगा? बी इंटरसेक्शन ए के बराबर। राइट, मैं बता देता हूं मैं क्या कहना चाहता हूं। राइट, कुछ और प्रॉपर्टी जो आपको याद रखनी है। पहला प्रॉपर्टी आपको इंटरसेक्शन के लिए याद रखना है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या आएगा? बी इंटरसेक्शन ए आएगा। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या आएगा? बी इंटरसेक्शन ए। और सेकेंड प्रॉपर्टी जो आपको इंटरसेक्शन के लिए याद रखना है, जो अभी भी हमने प्रूव किया था, इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी then A intersection B is equal to A is a subset of B। तो आपका आंसर क्या आएगा? A आएगा, क्योंकि A के सारे एलिमेंट B में मौजूद है, तो A intersection B is equal to A, ये आप याद रखना। राइट, उसके बाद अब समझो, if A intersection B is equal to B, A intersection B is equal to B, then B is a subset of A। A intersection B is equal to B है ना, मतलब बड़ा सेट कौन है? A है। राइट, और क्योंकि कॉमन कौन आ रहा है? B, दोनों का इंटरसेक्शन लेने पे B आ रहा है, मतलब B के सारे एलिमेंट किस में होंगे? A में होंगे, मतलब B is a subset of A। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी। हाँ, अब फोर्थ प्रॉपर्टी क्या, ध्यान से देखो, A इंटरसेक्शन B is a subset of A। A intersection B is a subset of A। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो फिर ये भी ट्रू होगा कि A intersection B is a subset of B। A intersection B, अगर A और B के कॉमन एलिमेंट ये A का सबसेट है, मतलब वो A में मौजूद है, तो फिर A इंटरसेक्ट, क्योंकि A और B के कॉमन एलिमेंट जो है वो कहां मौजूद है? A में मौजूद है। A इंटरसेक्शन B इज अ सबसेट ऑफ A, मतलब A इंटरसेक्शन B के एलिमेंट A के सबसेट हैं, तो A इंटरसेक्शन B के एलिमेंट B के भी क्या होंगे? सबसेट होंगे, क्योंकि जो A के एलिमेंट हैं, जो A इंटरसेक्शन B के एलिमेंट है वो A में भी होंगे, और इंटरसेक्शन B के एलिमेंट क्या होंगे? B में भी होंगे। तो इसके लिए ये प्रॉपर्टी भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब फिफ्थ प्रॉपर्टी जो आपको याद रखना है, A इंटरसेक्शन A डैश, A इंटरसेक्शन A डैश। अब आपको एक A एलिमेंट दिया, A सेट दिया हुआ है 1 3 5 7, राइट, और इसी का कॉम्प्लीमेंट A कॉम्प्लीमेंट, तो यहां पे क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा, और दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो भी क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, मतलब यहां पे क्या आएगा? फाई आएगा, यानी नल सेट आएगा। ठीक है, और सिक्स्थ वन, A इंटरसेक्शन A, A इंटरसेक्शन A दोनों में कॉमन है, तो फिर वो क्या आ जाएगा? A ही आ जाएगा। राइट, और सेवंथ प्रॉपर्टी, A इंटरसेक्शन नल सेट, नल सेट और ए में क्या कॉमन होगा? कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो वो भी क्या आ जाएगा? फाई आ जाएगा। तो ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, अब ये किसके बारे में हो गया था? इंटरसेक्शन ऑफ सेट के बारे में। ओके, बहुत रेयरली इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, लेकिन फिर भी एक कॉन्सेप्ट के फॉर्म में आप इसको समझ के रखो। अब इसके बाद बच्चों, ऑपरेशन ऑफ सेट में आगे हम सीखने वाले हैं डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट, पहले हमने क्या सीखा? इंटरसेक्शन ऑफ सेट सीखा। अब हम क्या सीख रहे हैं? डिसजॉइंट सेट्स। अब डिसजॉइंट का मतलब, अभी देखो, डिसजॉइंट वर्ड ही बताता है कि दो सेट ऐसे होंगे जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो उनका जो इंटरसेक्शन आएगा वो नल सेट आएगा, मतलब वो सेट को आप क्या बोलोगे? डिसजॉइंट सेट कहोगे। जैसे सपोज आई हैव अ सेट ए, और बच्चों ए के एलिमेंट्स हैं 1 3 5 9। Then I have a set B and the elements of B are 2 4 8, 2 4 and 8। तो is there any element common? दोनों में कुछ कॉमन है क्या? नहीं है, तो फिर ये दोनों सेट एक दूसरे से क्या एकदम अलग है, सो दे आर कॉल्ड एज अ डिसजॉइंट सेट। दे आर कॉल्ड एज अ डिसजॉइंट सेट। इन सेट ए
and set B, there is no common element, so they are called disjoint sets. They are called disjoint set. Now, how will you represent the disjoint set by Venn diagram? So, to represent the disjoint set by the Venn diagram, we'll draw a set A, we'll draw a set B. Is there anything common in A and B? Nothing. So, in A you'll write 1, 3, 5, 9 and B will write 2, 4, 8. So, this is a representation of the disjoint set by the Venn diagram. ओके अभी ये बात समझने के बाद जो नेक्स्ट ऑपरेशन आप सीखने वाले हो, पहला ऑपरेशन आपने क्या सीखा? इंटरसेक्शन ऑफ सेट। दूसरा आपने क्या सीखा? डिसजॉइंट ऑफ सेट। इंटरसेक्शन मतलब क्या हो गया? दोनों में जो कॉमन रहेगा उसको आप क्या बोलोगे? इंटरसेक्शन। डिसजॉइंट का मतलब क्या होगा? दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा तो दोनों सेट को आप क्या बोलोगे? डिसजॉइंट सेट बोलोगे। अब नेक्स्ट वन जो है वो है यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन का मतलब क्या होता है? कंबाइन होना, जुड़ना, उसको आप क्या बोलते हो? यूनियन, राइट। अभी समझो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? लेट ए and B are two sets. A and B are two sets. Then the set of all elements of A and B. Set of all elements of A and B is called union of sets A and B. Union of sets A and B, and it is written as A union B. U है ना, सीधा U क्या हो गया? यूनियन। उल्टा कर दिया तो इंटरसेक्शन। A union B, written as A union B and read as A union B. Read as A union B. अच्छा ठीक है, डेफिनेशन छोड़ दो, खाली मीनिंग समझ लो क्या है। दो सेट दिए रहेंगे, A और B दोनों सेट के एलिमेंट को कंबाइन करके जो सेट बनेगा उसको क्या बोलोगे? यूनियन। दोनों में कॉमन रहेगा वो इंटरसेक्शन, दोनों को मिला करके जो बनेगा उसको क्या बोलोगे? यूनियन। खाली एक बात ध्यान देना है, यूनियन में कॉमन एलिमेंट एक ही बार लिखना है, दो बार आप नहीं लिखोगे। एक एग्जांपल देख लेते हैं। समझो मेरे पास एक सेट है A और A के एलिमेंट्स हैं -1, -3, -5 और 0। फिर मेरे पास एक दूसरा सेट है B, राइट। और बच्चों B के एलिमेंट्स हैं 0, 3 और 5। तो A यूनियन B क्या आएगा? A यूनियन B। इसमें आ जाएगा -1, -3, -5, 0 दोनों में कॉमन एक ही बार लिखा, 3 और 5। तो ये क्या हो गया? A यूनियन B। समझे? अब इसमें एक बात ध्यान रखना, A यूनियन B जो आएगा वो किसके इक्वल होगा? B यूनियन A के बराबर होगा। तो यूनियन का मतलब क्या हो गया? दोनों सेट को कंबाइन करके लिखने को आप क्या बोलोगे? यूनियन ऑफ सेट। ठीक है बच्चों, तो ये किसके बारे में हो गया? यूनियन ऑफ सेट के बारे में। तो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। तो हमने यहां पर 3 ऑपरेशन सीखे। पहला ऑपरेशन क्या था? इंटरसेक्शन ऑफ सेट, दूसरा डिसजॉइंट सेट और तीसरा हमने सीखा यूनियन ऑफ सेट। ठीक है, अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जिसे हमको समझना है, राइट। तो चलिए एक एग्जाम्पल के फॉर्म में हम इसको समझते हैं। ये आप समझ जाओगे तो एक्सरसाइज का एग्जाम्पल तो आप खुद ही सॉल्व कर दोगे। समझो यहां पर आपको एक सेट दिया हुआ है
इस वजह से ड्रॉ किया हुआ है यूनियन, यहां पे यू लिखा हुआ है, मतलब यूनिवर्सल सेट, यू फॉर द यूनिवर्सल सेट। यहां पे ठीक है, तो इसमें ये ए है और बच्चों ये बी है। ए में एलिमेंट लिखे हुए हैं 6, 4 और 2 और 1, 3, 7, 5, 8 भी है और 10 भी है, और यहां पर है 12, 11 और 9। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? ऑब्जर्व द वेन डायग्राम, राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग लिस्टिंग मेथड। क्वेश्चन क्या है? ऑब्जर्व द वेन डायग्राम। वेन डायग्राम आपको देखना है और जो सेट दिए गए ना उसको आपको कौन से मेथड से लिखना है? लिस्टिंग मेथड से। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया है यू को क्या करना है? लिस्टिंग मेथड से लिखना है। तो बच्चों यू में क्या आ जाएगा? ये सारे एलिमेंट्स को इंक्लूड करके क्या बन जाएगा? यू बन जाएगा। तो इसको कैसे लिखोगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो सब किस में आ गया? यू में आ गया। समझे बच्चों? फिर सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? आपको लिखना है ए। क्या लिखना है? ए। तो बच्चों ए जो है ना, यहां से यहां तक पूरा आ गया ए। तो ए में क्या आ गया? 6, 2, 4, 8, 10। अब सेट के एलिमेंट्स को किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो। ठीक है, तो अब थर्ड, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे 2, 4, 6, 8, 10, 10, 8, कोई भी ऑर्डर में लिख सकते हो, आपका आंसर राइट रहेगा। अब बहुत इंटरेस्टिंग बात है, अब आपको पूछ रहा है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, देख लो ए यूनियन बी मतलब यहां से जो पूरा एरिया है ना, ये क्या हो गया? ए यूनियन बी हो गया। तो क्या क्या आ गया इसमें? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 10। ये 9, 11, 12 नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा? खाली यहां तक एलिमेंट आएंगे। तो ये क्या हो गया? ए यूनियन बी हो गया। ठीक है, फिर आपको नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? वो पूछ रहा है ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा? जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से आप ए को हटा दो, तो जो बचेगा, मतलब देखो ये यूनिवर्सल सेट है ना पूरा, उसमें से किसको हटा दो? ए को हटा दो। मतलब पूरा का पूरा ए जो है आपको क्या करना पड़ेगा? हटा देना पड़ेगा। तो बचा क्या? 1, 3, 7, 5, 9, 11, 12। कुछ समझ में आया? ए कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल सेट में से जो सेट का कॉम्प्लीमेंट पूछा है वो सेट के सारे एलिमेंट्स को हटाने के बाद जो बचेगा वो क्या होता है? ए कॉम्प्लीमेंट होता है। तो यूनिवर्सल सेट में तो ये पूरे एलिमेंट्स है ना 1 से लेकर के 12 तक, तो उसमें से हमको किसको हटा देना पड़ेगा? ए को हटा देना पड़ेगा। अगर मैं ए को हटा दूंगा तो बच्चों क्या बचेगा? 1, 3, 5, 7, 9, 11 और क्या बचेगा? 12। तो ये क्या आ गया? ए कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट के बाद नेक्स्ट पूछ रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन रह गया जो पूछा था ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले मैं इंटरसेक्शन बी करा देता हूं आपको, यहां लिख देता हूं। थर्ड 1, 2, 3। अच्छा, ए यूनियन बी भी रह गया और ए इंटरसेक्शन बी रह गया। तो ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट को वही छोड़ देते हैं। फोर्थ में पूछ रहा है, नहीं ए यूनियन बी तो हो गया है, यू ए बी, बी रह गया है। ठीक है, हम किसी भी ऑर्डर में सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपसे बी पूछा गया है तो बी क्या आएगा बच्चों? बी आएगा 1, 3, 5, 7, 8 और 10। ये क्या आ गया? बी आ गया। ठीक है, अब बी आने के बाद ए यूनियन बी, देखो इन दोनों को मिला करके ए यूनियन बी बन गया था। ठीक है, फिर ए इंटरसेक्शन बी पूछा है तो वो भी मैं यहां पे लिख देता हूं, ए इंटरसेक्शन बी। बच्चों इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है?
दोनों में कॉमन एलिमेंट। डाई के वेन डायग्राम देख के आप 8 और 10 बता सकते हो, या यहां से भी देख लो ए और बी में कॉमन क्या है 8 और 10, 8 और 10। तो इंटरसेक्शन में क्या आता है दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट, और वेन डायग्राम में ये जो पोर्शन है ना ये क्या बताता है कॉमन एलिमेंट का, तो 8 और 10। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। ए कॉम्प्लीमेंट के बाद बच्चों क्या पूछ रहा है वो बी कॉम्प्लीमेंट। अब बी कॉम्प्लीमेंट अभी आप समझ चुके हो, जो यूनियन ऑफ सेट है ना उसमें से बी के सारे एलिमेंट्स हटा दो तो जो बचेगा वो क्या होगा बी कॉम्प्लीमेंट होगा। तो बी के सारे एलिमेंट हटाने क्या बचेगा 2 4 6 2 4 6 9 11 12। तो ये क्या आ गया बी, अच्छे से बना देते हैं, ये आ गया बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट में क्या क्या आ गया 2 4 6 9 11 और 12। अब बी कॉम्प्लीमेंट के बाद अगला पूछ रहा है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये ए कॉम्प्लीमेंट है, ये क्या है बी कॉम्प्लीमेंट है। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब, नहीं ऐसे नहीं पूछा है, उसने पूछा है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, आई एम सॉरी ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो बहुत इजी है, अगर ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है तो ए यूनियन बी ये पूरा हो गया ना, ए यूनियन बी ये पूरा हो गया, और यहां से ये पूरा क्या हो गया यूनिवर्सल सेट हो गया। तो पूरे सेट में से ये सारे हटा दो, मतलब ए यूनियन बी हटा दो तो यही लोग बचेंगे ना। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा 9 11 और क्या आ जाएगा 12। तो आ गया 9 11 और क्या आ गया 12। समझे बच्चे, ये यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अभी हाँ, अभी नेक्स्ट वन क्या पूछा है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि ये जो 8 और 10 है खाली ये किससे हटाना पड़ेगा आपको यूनिवर्सल सेट में से हटा देना पड़ेगा, और बाकी जो बचेगा वो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा 8 और 10 हटा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं लिखना, 9 10 नहीं लिखना, 11 और 12। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ये आ गया। समझ गए बच्चों, राइट। तो ये वेन डायग्राम देख करके हमने ये आंसर्स लिखे हैं, बिना वेन डायग्राम के भी आपको डायरेक्ट आंसर्स भी मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे यूनियन है, ए बोला है ए तो हमने लिख दिया, बी बोला ए यूनियन बी, दोनों को कंबाइन कर दिया, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन देख लिया, ये आ गया। ए कॉम्प्लीमेंट, ए के सारे एलिमेंट यू में से हटा दिए तो क्या मिल गया ए कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट, बी के सारे एलिमेंट यू में से हटा दिए तो क्या मिल गया बी कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी, ये जो ए यूनियन बी है ना, ये सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल में से हटा दिए तो क्या बचा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट और ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन वेन डायग्राम देख के बोला तुमने वेन डायग्राम करके किया, राइट। ठीक है, अब ये होने के बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट आप सीखने वाले हो, ध्यान देना वो क्या कंसेप्ट है। चलो इसको मैं मिटा देता हूं। एक्सरसाइज 1.4 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, और पूरा सेट समझो इसी पर बेस्ड है, और सेट चैप्टर आपको वापस 10th में तो नहीं है, फिर से आपको 11th स्टैंडर्ड में आएगा, राइट। तो अब ये सीखते हैं। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, क्या कंसेप्ट है नंबर ऑफ elements in a set, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। तो ये बहुत इजी बात है। चलिए देखो क्या है, समझो आपको एक सेट दिया हुआ है सेट ए दिया है। सेट ए के एलिमेंट दिए हैं 3 6 9 12 और 15। ये क्या दिए ए के
एलिमेंट दिए हुए हैं। अब बताओ इसमें टोटल एलिमेंट कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू 5। बस ये है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब सेट में कितने एलिमेंट्स, इसको आप क्या बोलोगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहां पर इस सेट में कितने एलिमेंट्स है? 5 एलिमेंट है, तो इसके लिए क्या आ गया? n इज इक्वल टू 5। अच्छा, अब बी सेट दिया है। बी सेट में आपको एलिमेंट दिए हैं 6 12 18 24 30 36। 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू 6। तो ये क्या आ गया? 6 आ गया। अब इसके बेसिस पर ये जो एग्जांपल दिया ना, हम एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं। तो बच्चों सबसे पहले जो मैं पूछूंगा उसका मुझे जवाब देना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी अगर मैं ऐसे लिखूं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है? 5 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितना है? 6 है। तो इज इक्वल टू टोटल एलिमेंट्स कितने आ गए? 11 आ गए। इसको मैं लिख देता हूं इक्वेशन 1। इक्वेशन 1। अब बच्चों बताओ ए यूनियन बी करने पर क्या मिलेगा? ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, यूनियन मतलब दोनों सेट के एलिमेंट्स लिखने का, लेकिन कॉमन एलिमेंट एक ही बार लिखने का। तो ए यूनियन बी में क्या आ गया? 3 आ गया। 6 तो दोनों में कॉमन है तो एक बार आ गया। 9 आ गया। 12 दोनों में कॉमन है तो 12 आ गया, एक ही बार लिखने का। फिर 15 आ गया। राइट, अब क्या बचा? 18 24 30 और 36। तो ये क्या हो गया? ए यूनियन बी हो गया। अब बताओ ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू, बोलो कितना आया? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू 9 एलिमेंट्स। क्या आ गया? 9 एलिमेंट्स। ठीक है। अब मेरा अगला क्वेश्चन है, मुझे बताओ ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? राइट, ए यूनियन बी 9 आ गया ना, इसको लिख देते हैं इक्वेशन 2। राइट, अब नेक्स्ट आप बताओ ए इंटरसेक्शन बी। पहले वाला क्या था? यूनियन था। ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? दोनों के कॉमन एलिमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन सा एलिमेंट मिलेगा? दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं ए इंटरसेक्शन बी में? एक तो 6 है और एक 12 है। तो दो एलिमेंट क्या हो गए? 6 और 12 हो गए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ओनली 2 एलिमेंट्स। और ये इक्वेशन 3 हो गया। इक्वेशन क्या हो गया? 3। ठीक है। अब इसी चीज को अगर मुझे, ठीक है, अब इसमें एक बात ध्यान देना कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है। तो ये जो ए के एलिमेंट्स हैं इसमें ए इंटरसेक्शन बी मौजूद है 6 और 12, और बी के एलिमेंट्स में भी 6 और 12 मौजूद है। मतलब Na प्लस एनबी जब मैंने किया ना, तो Na प्लस एनबी करने पर Na में 6 और 12 है, एनबी में भी 6 और 12 है। इसका मतलब यहां पर 6 और 12 कितनी बार आ गया? 2 बार आ गया है। राइट, तो फिर अभी देखो ये 5 प्लस 6 कितना हो गया? 11। 5 प्लस 6 कितना हो गया? 11। और यहां पे 9 प्लस 2 कितना हो गया? 11 हो गया। राइट, अब बच्चों इसमें अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ए यूनियन बी मतलब ए और बी के सारे एलिमेंट और दोनों उसमें जो कॉमन वाले हैं वो एक ही बार आए हैं। तो बच्चों मैंने Na लिखा और फिर मैंने क्या लिखा? प्लस NB लिखा। अब इसके बराबर होने के लिए ए यूनियन बी में जितने उसके बराबर होने के, यहां पर ए में
ए इंटरसेक्शन बी है, बी में भी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है, मतलब मुझे एक बार ये माइनस करना पड़ेगा तब जाकर के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी आएगा। करके देख लो, ए यूनियन बी कितना है बच्चों, 9 है, एन ए कितना है 5 प्लस 6 11 माइनस 2 कितना का 9, तो ये 9 और ये 9 क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो आपको एक फॉर्मूला मिलता है, क्या फॉर्मूला मिलता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। या फिर इसको अगर मैं इधर भेज दूं तो ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि क्या हुआ था, ए यूनियन बी में कॉमन एलिमेंट एक ही बार लिखे गए थे और ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन एलिमेंट थे, वो भी एक ही बार था, लेकिन एन ए और एन बी में कॉमन एलिमेंट कितनी बार लिख दिया, यहां भी लिख दिया और यहां भी लिख दिया, तो इन दोनों को भी प्लस करने पर आपको क्या मिलेगा, यही मिलेगा। मतलब आपका फॉर्मूला क्या मिलता है, खाली आप इतना याद रखो। फिलहाल अभी ये मैंने क्या एक्सप्लेन किया वो आप आराम से वीडियो में देख करके फिर से समझना। फिलहाल मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या, आपका ये फॉर्मूला याद रखना, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब इसी बात को अगर मुझे वेन डायग्राम से बताना हुआ तो मैं कैसे बताऊंगा, ये सब जो कॉन्सेप्ट्स है ना आपको प्रॉब्लम सेट सॉल्व करने में बहुत हेल्प करने वाला है। ये ए और बी दोनों में कॉमन क्या था, ए इंटरसेक्शन बी किधर गया, ए इंटरसेक्शन, हाँ ये 6 और 12, तो बच्चों 6 और 12 यहां लिख दो और ए के एलिमेंट 6 और 12 को हटा करके 3 9 और 12 यहां लिख दो और फिर 6 और 12 यहां से हटाने के बाद 18 24 30 और 36 यहां लिख दो। तो अगर मैं पूछूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, खाली वेन डायग्राम देख के बताओ, तो 1 2 3 4 5। फिर अगर मैं पूछूं खाली वेन डायग्राम देख के बताओ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 1 2 3 4 5 6। देखो 6 12 इसमें भी काउंट किया, 6 12 आपने इसमें भी काउंट किया, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, तो सबको काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितने हो गए, 9 हो गए। और अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, तो कॉमन, तो कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो फिर इसी के बेसिस पर फिर से फॉर्मूला क्या मिल जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ये 2 बार आ गया, देयरफॉर माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी। समझ गए, ठीक है। तो यहां पे जो कंसेप्चुअल बातें थी सेट के लिए वो हमने कंप्लीट की, राइट। तो क्या क्या देख लिया हम लोगों ने, पहला हमने देखा यूनियन ऑफ सेट, दूसरा नहीं सॉरी पहला क्या देखा, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, दूसरा डिसजॉइंट सेट, फिर यूनियन ऑफ सेट, और फिर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। अब बच्चों एक्सरसाइज 1.4 अब हम एक्चुअल स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 1.4 में जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, मैं लिख देता हूं फर्स्ट क्वेश्चन। ये आपको दिया है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू 15, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू 29, number of elements in A intersection B is equal to 7, then find number of elements in B। ठीक है, अब टेक्स्ट बुक रख देते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और एकदम इजी क्वेश्चन है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 15, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी 29, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी 7, फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। सॉल्यूशन, बच्चों आपको मैंने फॉर्मूला बताया ना,
राइट। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। बस खाली वैल्यूज पुट करते जाओ। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कितना है, 29 लिखो, इज इक्वल टू लिखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 15, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 7, नहीं वो फाइंड करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी आपको फाइंड करना है, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी 7। अब 29 को आप वैसे ही रखो, इक्वल टू वैसे रखो, 15 माइनस 7 कितना हो गया, 8 हो गया, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी हो गया, फिर 29 प्लस 8 बच्चों ये साइड रहेगा तो क्या होगा, -8 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो फिर बच्चों नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू 21। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितना आ गया, 21 आ गया। समझ में आया, कोई डाउट? ठीक है, चलिए अब इसको मिटा देते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हुआ, है ना इजी। क्या बोला था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी फाइंड करो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी 29 दिया था, ए 15 दिया था और इंटरसेक्शन बी 7 दिया था। 15 में से 7 गया, 8 बचा, 29 माइनस 8 किया तो कितना गया, 21। चलिए चलिए, वेरी गुड। अब एक वर्ड प्रॉब्लम है, थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। चलो समझते हैं। इसको हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं, ये वाला नहीं, अगला वाला जो क्वेश्चन है, वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं और इस मेथड से भी। चलिए समझते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, पहले मैं लिख देता हूं। इन ए हॉस्टल देयर आर 125 students. There are 125 students, out of which 80 drink tea. 80 drink tea. 60 drink coffee and 20 drink tea and coffee both, and 20 drink tea and coffee both. 20 drink tea and coffee both. Find the number of students who do not drink tea or coffee. Find number of students who do not drink tea और कॉफी। चलिए इंटरेस्टिंग चीज है, सॉल्यूशन। पहले क्वेश्चन का कंसेप्ट समझते हैं। इन हॉस्टल देयर आर 125 स्टूडेंट्स, आउट ऑफ विच 80 ड्रिंक टी, 60 drink coffee and 20 drink tea and coffee both. Find number of student who do not drink tea. मतलब हॉस्टल में 125 स्टूडेंट में से 80 स्टूडेंट टी चाय पीते हैं, 60 कॉफी पीते हैं और जो 20 है वो कॉफी और चाय दोनों पीते हैं। तो बच्चों ये जो 80 में है ना, जो टी पीते हैं, इसमें खाली टी पीने वाले नहीं है, कॉफी भी पीने वाले हैं। और ये जो 60 है इसमें खाली कॉफी पीने वाले नहीं है, चाय भी पीने वाले हैं, क्योंकि इसको प्लस करो 140 होता है, स्टूडेंट ही खाली 125 है,
और 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जो टी और कॉफी दोनों पीते हैं। मतलब यहां पे चलो समझते हैं, फिर बाद में आपको और क्लियर हो जाएगा। पहले कैसे स्टार्ट करोगे, लेट students who set of students set of students who drink tea is denoted by capital T. तो number of students who drink tea is equal to 80. ठीक है, फिर let students who set of student, वापस वही गड़बड़, let set of students who drink coffee is denoted by C. इसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, C से। Therefore number of students who drink coffee is equal to कितना आ गया, 60। कितना आ गया, 60। एंड 20 ड्रिंक टी एंड कॉफी बोथ। तो बच्चों therefore 20 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टी इंटरसेक्शन सी कॉमन है ना, तो ये कितने हैं, 20। तो 20 ड्रिंक टी एंड कॉफी बोथ। अब लेट टोटल, इसको स्टार्टिंग में लिख देते हैं, ऐसा लिख देते हैं, लेट सेट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इन हॉस्टल इज डिनोटेड बाय यू। यू मतलब यूनिवर्सल सेट। तो ये जो NU है ये आ जाएगा 125। ये फर्स्ट लाइन हो गया। लेट सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन हॉस्टल इज डिनोटेड बाय यू, NU is equal to 125. लेट सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु ड्रिंक टी इज डिनोटेड बाय टी, एंड टी 80 हो गया। लेट सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु ड्रिंक कॉफी डिनोटेड बाय सी, एंड सी 60 हो गया। और कॉफी और टी बोथ को डिनोट करना है तो इंटरसेक्शन हो गया। अभी बच्चों ये जो यूनियन वाला केस आएगा ना, मतलब दोनों, तो वो यूनियन वाले में आपको तो मालूम है कि चाय पीने वाले, कॉफी पीने वाले और दोनों पीने वाले सब किस में आ जाते हैं, यूनियन में आ जाते हैं। तो यूनियन वाले में चाय पीने वाले, कॉफी पीने वाले, चाय और कॉफी दोनों पीने वाले आ गए। मतलब कुछ ना कुछ पीने वाले किस में आ गए, यूनियन में आ गए। तो यूनिवर्सल में से जब यूनियन वालों को हटा दोगे तो जो बचेगा वो कुछ भी नहीं पीने वाले। देखो कैसे, नाउ हमारे पास फॉर्मूला है N T union C is equal to number of elements of T plus number of element of C minus number of elements in T intersection C। ये फॉर्मूला हमने देखा हुआ है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ड्रिंक टी कितना है, 80। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ड्रिंक कॉफी, कॉफी पीने वाले कितने हैं, 60, और दोनों पीने वाले 20। तो 80 प्लस 60 140 माइनस 20 इज इक्वल टू कितना आ गया, 120। तो बच्चों 120 ऐसे स्टूडेंट हैं
जो कुछ ना कुछ पीते हैं, या तो टी पीते हैं या कॉफी पीते हैं या दोनों पीते हैं। तो हॉस्टल में टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 125। 125 में से 120 में ऐसे स्टूडेंट जो क्या तो टी पीते हैं या कॉफी पीते हैं या टी और कॉफी दोनों पीते हैं। को याद है ना, यूनियन में क्या आता है, ये एक सर्कल, ये एक सर्कल, ये दोनों, और सब पूरा यूनियन में आ जाता है। मतलब ये 120 वो स्टूडेंट हो गए और टोटल स्टूडेंट कितने? 125। तो आप लिखोगे देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who do not drink टी और कॉफी, कुछ भी नहीं पीते, तो वो कैसे आएगा? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ड्रिंक टी, कॉफी और टी एंड कॉफी बोथ। तो 125 माइनस 120 इज इक्वल टू कितने आ गए? 5 स्टूडेंट। इक्वल टू कितने आ गए? 5 स्टूडेंट। समझा बच्चे? तो 5 बच्चे ऐसे हैं जो हॉस्टल में ना तो टी पीते हैं ना कॉफी पीते हैं। एक काम करता हूं मैं, अब ये वाला पार्ट मिटा देता हूं और इसी क्वेश्चन को फिर हम वेन डायग्राम वाले मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं वो भी देख लेते हैं। ये मेथड 1 था, अब मेथड 2। बहुत बार एग्जाम में आपको ऐसा भी आ सकता है कि ओनली ड्रॉ द वेन डायग्राम एंड शो। तो बच्चों सबसे पहले टी पीने वाले, फिर कॉफी पीने वाले, राइट, और उसके बाद एक ऐसे सेट जो दोनों ये यू है। अब इन हॉस्टल देयर आर 125 स्टूडेंट आउट ऑफ विच 80 ड्रिंक टी, 60 ड्रिंक। इसको बनाते हो सबसे पहले जो कॉमन वाला है यहां पे लिख देने का 20। अब ये 20 में टी और कॉफी दोनों पीने वाले हैं, खाली अब 80 क्या करते हैं? टी पीते हैं, लेकिन उसमें कॉफी पीने वाले भी हैं। तो 80 में से 20 माइनस करोगे तो इज इक्वल टू क्या आएगा? 60 आएगा। ये 60 क्या है? ओनली टी पीने वाले। ये पूरा देखोगे ना तो ये 80 है, ये पूरा क्या है? 80 है। उसमें से 20 टी और कॉफी पीने वाले, तो ओनली टी पीने वाले कितने हो गए? 60 हो गए। कॉफी पीने वाले कितने हैं? 60 हैं। उसमें से 20 क्या है? टी और कॉफी दोनों पीने वाले, तो 60 माइनस 20 इज इक्वल टू क्या हो गया? 40 हो गया। तो खाली चाय पीने वाले 60, खाली कॉफी पीने वाले 40 और दोनों पीने वाले 20, मतलब 60 प्लस 20 80 प्लस 40 कितना हो गया? 120। मतलब ये जो 120 है ना, ये जो 120 है ये कुछ ना कुछ पीने वाले स्टूडेंट हैं, और बचे हुए जो 5 हैं वो न टी पीते हैं न कॉफी पीते हैं। तो यहां पे आप कैसे लिखोगे? हियर एन टी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू कितना है? 20। इज इक्वल टू कितना है? 20। और एन टी यूनियन सी, टी यूनियन सी, टी यूनियन सी कितना आ जाएगा? ये 60 प्लस 20 प्लस 40 इज इक्वल टू कितना आ गया? 120। याद रखना टी यूनियन सी में ऐसे मत कर देना, ये 80 प्लस 60 प्लस 20, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? ओनली टी वाले, ओनली कॉफी वाले और फी। तो कितना आ गया? 120। और टोटल स्टूडेंट कितने हैं? एन यू इज इक्वल टू कितना है? 125 है। तो स्टूडेंट हु ड्रिंक यहां लिख देता हूं, इसको भी मैं मिटा देता हूं। ये सेकेंड मेथड था इसका। स्टूडेंट हु
डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी, n number of elements in U minus number of elements in T यूनियन C। तो 125 और T यूनियन C में कितना आ गया 120 इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट। समझ में आ गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन 1 2 सेकेंड क्वेश्चन तक हमने सॉल्व कर लिया। अब थर्ड क्वेश्चन, देखो बच्चों थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, इन competitive एग्जाम 50 स्टूडेंट, बुक में हाथ में ले लेता हूं। इन competitive एग्जाम 50 स्टूडेंट passed in English, 50 students pass in English, 60 students passed in mathematics, 60 students passed in mathematics, passed in mathematics, 40 students pass in both subject, 40 students passed in both subjects, 40 students pass in both subjects, none of them failed, none of them fail in both subject, in both subject, none of them failed in both subject, मतलब कोई भी फेल नहीं हुआ है। find number of students who pass in at least in one of the subject, find number of student who passed at least in one of the subject, in one of the subject, at least in one of the subjects। चलिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम 50 pass in English, 50 student pass in English, 60 student pass in mathematics, 40 student pass in both subject, none of them fail in both subject, find number of students who pass in at least one of the subject। अब ये क्वेश्चन और पहले वाले क्वेश्चन में डिफरेंस समझो। पहले वाले क्वेश्चन में 125 स्टूडेंट दिए थे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए थे, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं दिए हैं। सेकेंड थिंग, वहां पर टी और कॉफी ना पीने वाले लोग भी थे, यहां पे क्या कोई भी फेल नहीं हुआ है। तो आपको क्या बोल रहा है कि कम से कम एक सब्जेक्ट में पास होने वाले स्टूडेंट फाइंड करना है। तो देखो कैसे होगा, मतलब यहां पे यूनिवर्सल सेट जो रहेगा वो नहीं आएगा। तो पहले आप क्या लिखोगे, लेट सेट ऑफ स्टूडेंट्स, set of students who passed in English is denoted by E। In English is denoted by E, therefore and E, ठीक है, ये लास्ट में लिख देते हैं।
and set of students who passed in mathematics, is denoted by M. Set of students who pass in mathematics is denoted by M. तो number of students who pass in English, therefore NE is equal to 50, NM is equal to 60, और दोनों में पास N E इंटरसेक्शन M इज इक्वल टू 40। अब जो यूनियन आएगा ना, यूनियन में क्या होगा, इंग्लिश में पास स्टूडेंट होंगे, मैथमेटिक्स में पास स्टूडेंट होंगे और दोनों में पास स्टूडेंट होंगे। मतलब सारे पास स्टूडेंट किस में आएंगे, यूनियन में आएंगे। मतलब कम से कम एक सब्जेक्ट में पास तो आ ही जाएंगे। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, एक या एक से ज्यादा में, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एटलीस्ट। वो और उससे ज्यादा किस में आता है, एटलीस्ट में। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई यूनियन एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एम। तो बच्चों नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई कितना है, 50। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन एम कितना है, 60 माइनस 40, 110 माइनस 40 कितना आ गया, 70। तो बच्चों 70 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कम से कम किसी एक न एक सब्जेक्ट में पास है। Therefore, number of student who passed at least in one subject, it's 70। रुको इसको वेन डायग्राम से दिखाते हैं। अब वेन डायग्राम में दिखाते वक्त मैं इसे मिटा देता हूं, यहां पर आप वीडियो पॉज करके इसको लिख लेना, ठीक है बच्चों। तो अब वेन डायग्राम का मेथड देखो, यूनिवर्सल सेट तो बनेगा नहीं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास इन इंग्लिश, मैथमेटिक्स और कॉमन। मैंने पहले क्या बताया, सबसे पहले क्या लिखने का, जो कॉमन वाले उनको भर लेने का, 40 दोनों में पास है, उसमें से 50 पास है किसमें, इंग्लिश में। तो 50 माइनस 40, खाली 10 स्टूडेंट ऐसे जो इंग्लिश में पास हैं। खाली इंग्लिश में पास कितने हैं, 10 हैं। समझ इस बात को, ये जो 50 है ना, ये पूरा 50 है, उसमें से 40 क्या दोनों में पास है, तो खाली इंग्लिश में पास कितने हैं, 10 है। मैथमेटिक्स में कितने हैं, 60, 40 क्या दोनों में पास है, तो 60 माइनस 40 इज इक्वल टू कितना गया, 20। ये 20 ऐसे बच्चे हैं जो ओनली मैथमेटिक्स में पास हैं। तो ये ओनली इंग्लिश में पास, ये ओनली मैथमेटिक्स में पास, ये दोनों में पास। टोटल करो 10 प्लस 40, 50 प्लस 20, 70। तो 70 ऐसे स्टूडेंट है जो किसी न किसी में पास है, कोई फेल नहीं। मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट भी कितने हैं, 70 ही है, क्योंकि क्या बोला है, नन ऑफ देम फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट। ठीक है, तो बच्चों इसको आप वेन डायग्राम से आप कैसे दिखा दोगे, तो यहां पे एन ई इंटरसेक्शन एम इज इक्वल टू कितना आ गया, 40 आ गया, इक्वल टू कितना आ गया, 40। और एन ई यूनियन एम इज इक्वल टू क्या आ गया, 10 प्लस 40 प्लस 20, तो ये कितना हो गया, 70 स्टूडेंट।
ये वेन डायग्राम का मेथड हो गया, समझे। चलिए अब बच्चों इसमें 2 क्वेश्चंस रह जाते हैं, ये 2 क्वेश्चंस और उसके साथ में जो प्रॉब्लम सेट वाले क्वेश्चंस हैं, इसी पर बेस्ड प्रॉब्लम सेट वाले क्वेश्चन मैं आपको अगले वीडियो में भेज दूंगा, ठीक है। थैंक यू बच्चों।